किस इलाके से हैं? अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मारंग बलोच है और मेरी एज 30 साल है। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर कलात के तहसील मुंगसर से है, और लेकिन एजुकेशन की वजह से हम लोग ज़्यादातर कोयटा में सेटल है। मेरी बुनियादी तालीम जो है ना, ग्रेजुएशन मैंने बोलान मेडिकल कॉलेज से की है 2021 में, और उसके साथ अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन सर्जरी कर रही हूँ BMCH से। रियासत के साथ आपका शिकवा क्या है? देखें, सबसे पहले जब हमारी उम्रें छोटी थी तो कुछ उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था हमें। अगर कुछ यादें हों तो उनमें ये था कि हम भी एक स्टेबल फैमिली हुआ करते थे, एक नॉर्मल लाइफ होती थी हमारी। मेरे वालिद साहब मुझे स्कूल लेकर जाया करते थे और खुशियाँ शायद वही थी। मगर उसके बाद 2006 में मेरे वालिद को गुमशुदा किया गया, तो वो एक दर्द था, एक तकलीफ़ था, हमें पता भी नहीं था गुमशुदगी का मतलब क्या है। तो मेरे चचा क्योंकि उस वक्त सियासत करते थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करें। हमारे लिए एहतजाज और रैलियाँ ये हम कभी नहीं गए थे। तो उस वक्त मेरे चचा ने मुझसे कहा कि अगर आप नारे लगाओगे तो वो आपके वालिद को लेकर आएंगे। और ये वो चीज़ थी जो मेरे जहन में बैठ गई थी। फिर उसके बाद हमने पहला अपना प्रोटेस्ट किया। मुझे अब भी याद है कि मुझे मेरी जो खाला है वो फीड करा रही थी कि आपने ये बोलना है कि मेरा वालिद ये, मेरा वालिद वो। लेकिन मैं जब गई, जब मुझे बुलाया गया तो मैं रोती रही। और उस वक्त ज़ाकिर मजीद बलोच, जो अब उनको 14 साल हो गए जिबरी गुमशुदगी को, उस वक्त वो स्टूडेंट थे और स्टूडेंट एक्टिविज़म के दौरान वो आए और मेरे सर पे हाथ रखा, और उस वक्त उन्होंने मेरी खातिर, मतलब मैं जो कहना चाहती थी, उन्होंने वो बातें की। तो हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा। 2006 में हमने मुसलसल एहतजाज किए। सरीना होटल, ये जो मेन हाई कोर्ट रोड है, वो बंद किया हमने, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। अल जज़ीरा ने उस वक्त रिपोर्ट किया था, और वो पहली मरतबा था जब हमने रोड बंद किया था बलूचिस्तान में। और हमारी फैमिली थी, वो लोग थे, वालिद की जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ किया था। और क्योंकि उस वक्त हालात तो बलसाम में शुरू दिन से ही सही नहीं है, तो मुझे ये याद है कि हमारे जो कज़न थे उनको हमने दूसरी गली में रखा हुआ था, और सिर्फ हम ख़वातीन ही एहतजाज कर रहे थे। हालात इतने ख़राब थे कि कोई मर्द हमारे साथ था ही नहीं। अगर मर्द था तो छोटे बच्चों के अलावा छोटे बच्चे और औरतें थी। तो जब हमने रोड बंद की और अब रोड खोल नहीं रहे थे, तो क्योंकि इंतज़ामिया को सब कुछ पता होता है, तो इंतज़ामिया ने जाकर हमारे कज़न को पकड़ा, गलियों से निकाल कर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे। तो उसी दिन हम ज़बरदस्ती घुसे गाड़ी में, अपने कज़न को निकाला और औरतों और बच्चों को हमें जेल ले जाया गया। तो वो पहली मरतबा था जब मैं पहली मरतबा कैद हुई और पाकिस्तान के मतलब जेल में गई। उस वक्त मैं SP से, मुझे याद है, ये जो एक तब है मेरा, या आप बोल सकते हो, उस वक्त मैं SP से भी यही बात कर रही थी कि मेरे वालिद को क्यों नहीं लाते हो आप लोग। तो SP और हमारे साथ बूढ़ी औरतें भी थी। हमने कहा हम जेल में नहीं बैठेंगे, ना जेल का पानी पिएंगे। और पूरे कैदी हमें देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। हमने रास्ते में उनकी गाड़ी को भी डैमेज किया। जो मतलब एक गुस्सा था ना, और वो गुस्सा जाहिर सी बात है, जिबरी गुमशुदगी एक कॉमन चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी शख्स जब तक वो इस तकलीफ़ से ख़ुद नहीं गुजरेगा ना, वो कभी भी उस तकलीफ़ को कभी, मैं कहती हूँ, मैं असर रसूख के साथ कहती हूँ, 100% कह सकती हूँ कि वो उस तकलीफ़ को कभी भी बयान नहीं कर सकता। फिर SP आया, उसने कहा नहीं हमारे पास नहीं है फ़लाँ। और तो वो एक जद्दोजहद थी। जब मेरे वालिद को कचहरी में पेश किया गया, तो मुझे याद है कि मैं और मेरी खाला गए थे, तो उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि उनके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया था। और जज ने उस वक्त मेरे ख्याल से वो भी कहा था कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, ये एक इंसान है। तो उस वक्त मेरे वालिद ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत ख्वारियाँ की है मेरे लिए। फिर उन्हें जेल पेश किया गया। हम जेल जाते थे उनसे मिलने के लिए, मैं ईद कार्ड बनाती थी उनके लिए। और फिर जब वो रिहा हुए तो हम कराची गए मेरी वालदा के इलाज के लिए, और आफ्टर 6 मंथ्स उन्हें फिर से अबडक्ट किया गया। वो एक रात पहले हम हॉस्पिटल में थे और उनको शायद अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बस ख्याल रखना है और ख़ुद समेत अपने बहन भाइयों को पढ़ाना है। और
جب میری والدہ آئی، میری والدہ ہاسپٹلائز تھی، ان کا آپریشن ہوا تھا اور میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اس وقت. میرے بھائی کے سامنے انہوں نے میرے والد کو مارا ISM ہاسپٹل، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر لے کر گئے. پھر ہم نے تحریک اسٹارٹ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سندھ ہائی کورٹ میں کیسز چلائیں. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیتھ باڈی موصول ہوئی ہے گڈانی میں، اور وہ میرے والد کی ہے. تو وہ دن سب سے تکلیف دہ دن تھا. ہم سجدے میں تھے اور سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے کہ کاش یہ بات جھوٹ ثابت ہو اور ایسا نہ ہوا ہو. اور جب ہم گئے گاؤں تو میرے والد کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ میرے جو چچا ہے انہوں نے تابوت بھی بند کر دیا تھا. ہم صرف اس کے فیس کو دیکھ سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اور ایک قیامت تھی ہمارے گھر میں. میری والدہ وہ پہلے ہی ایک آف ایج میں جو ہے نا، ان کی ایج یہ نہیں تھی، وہ ویڈو بن گئی. میرا بھائی وہ سن ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیشہ وہ اس گلٹ سے کبھی بھی نہیں اترا کہ اس کے سامنے میرے والد کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. حالانکہ وہ بچہ تھا اس وقت، 13 سال کا 14 سال کا بچہ تھا. اور جب میرے والد کو وہ لوگ مار رہے تھے، ان کے ہاتھ سے گھڑی گر گئی تھی، تو وہ گھڑی بھی اٹھانے میرا بھائی گیا. وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. اس کے اوپر جو اسکریچ ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب کچھ شخص 5 منٹ میں میرے والد کو اتنا مار کر بے ہوش کر کے لے جا سکتے ہیں، تو دوران حراست ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوں گے. اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ جب رہا ہوئے تو ان میں سے 2-3 نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا، اور دوران حراست وہ تقریباً 7 مہینے تک ہاسپٹلائز بھی تھے. تو یہ میری کہانی ہے، اور یہ میرے خیال سے بلوچستان کے ہر گھر کی کہانی ہے. آپ کو ہر گھر میں کوئی بیٹی ایسے ملے گی جس کے والد کو انہوں نے ڈیتھ باڈی کے طور پر ان کو دیا ہے. کیا لاپتہ افراد اور غیر قانونی گمشدگیوں کا مسئلہ پورے بلوچستان کو درپیش ہے یا یہ چند مخصوص علاقوں تک محدود ہے؟ جی نہیں، بلوچستان کے ساتھ ایریا نہیں، اب تو اسلام آباد میں بھی ابڈکشنز ہو رہے ہیں. اب تو دبئی میں بھی بلوچ کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، اب تو سویڈن میں بھی بلوچ کو مارا جاتا ہے. آپ دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ پیریفری سے لوگ شہر کی طرف آتے تھے، ٹھیک ہے، پھر شہر میں ابڈکشن اسٹارٹ ہوا. شہر سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی اکٹھا کی، پنجاب میں اپنے بچوں کو بھیجا. اب تو پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے بھی بلوچ کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں. اسلام آباد میں، پنڈی میں، وہاں سے بھی اس کی پروفائلنگ ہوتی ہے، اس کی ہیریسمنٹ ہوتی ہے اس چیز پر. تو بلوچ کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. راشد حسین بلوچ دبئی میں مقیم تھا، اس کو وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا، اس کو وہاں پکڑا گیا، اور وہ آج بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. بلوچ عوام اور ریاست کے تعلقات اتنے پیچیدہ کیوں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کی بنیادی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ جب میں نفرت کو دیکھتی ہوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید رول آف لا ہے، لیکن جس نفرت سے یہ لوگ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، کہ لاشوں کی بھی حرمتی کرتے ہیں، آپ کو ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے ناک انہوں نے کاٹے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، جس کو 35 گولیاں ماری گئی ہیں. سنگت ثنا بلوچ 35 گولیاں اس کو ماری گئی. ایسی بھی لاشیں ہیں جن کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی تک نہیں کیا. عبد الرزاق جو کراچی کا رہنے والا تھا، جو ایک جرنلسٹ تھا، جب اس کی لاش گٹر سے ملی اور اس پر صرف اس کا ID کارڈ تھا، تو اس کی بہن 3 مرتبہ ہاسپٹل گئی، اور اس پر ساجد حسین نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو سویڈن میں مارا گیا. ٹھیک ہے، آج بھی اس کی بہن اس شک میں ہے کہ شاید وہ لاش اس کی بھائی کی تھی یا نہیں تھی. تو وہ جو نفرت ہے نا، اتنا انتہائی، نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، نہ ہماری عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے. حیات ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ماں نے اس کو 7 گولیاں لگی اس کی ماں کے سامنے. اس نے منتیں کی کہ 8ویں گولی نہ مارو، شاید وہ بچ جائے، لیکن اس کو 8ویں گولی بھی ماری گئی. اور پھر اس کو قتل کے بعد جب یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ FC والا پاگل تھا. ہمیں
हमें पता नहीं इंसान समझा जाता है या नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को ट्रेनिंग दी हुई है कि वो गैर इंसानी तौर पर बिहेव करे। पहले जो है ना, ये वजह तो मेरे ख्याल से स्टेट को खुद पता होनी चाहिए। बलूचिस्तान सियासी हवाले से पंजाब, KPK और सिंध से बहुत आगे है। वहाँ पे सियासी जो तहरीक चली है, जो मज़ाहमती तहरीक चली है, वो पाकिस्तान में वाहिद मज़ाहमती तहरीक है जिसने जो है ना 1 यूनिट को तोड़ने की तहरीक चलाई, जो असल बुनियाद पर वहाँ सियासत हो रही थी, वहाँ जेन्युइन इशूज़ पर पॉलिटिक्स हो रही थी। तो उस सियासी आवाज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बलूचिस्तान में इतनी पसमानदगी की गई है कि हमारे वसाइल के अलावा सिर्फ वसाइल को बचाने के लिए जो है ना उन्होंने अपने पैरे लगाए हैं, जिसकी वजह से वो इंसानों की जो क्लेम है उसको नहीं मानते हैं। बलूचों का जो क्लेम है, बलूचों की सरजमीन पर जो क्लेम है, वो उसको नहीं मानते हैं। आइडेंटिकल क्राइस है जिसमें हमारी शिनाख्त को, सिर्फ कल्चरल इन्वेजन किया गया है, हमारी शिनाख्त को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे ज़बान को, उनको हमारी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा रवैया यही है कि पाकिस्तान एक मल्टी नेशन स्टेट है और वो इस हकीकत को नहीं मानता है। वो इस हकीकत को नहीं मानता है, इसी वजह से वो पश्तून को भी मारेगा, वो सिंधी को भी मारेगा, वो पंजाबी को भी मारेगा। तो वो चीज़ जो वो इम्पोज कराना चाहते हैं, उस इम्पोजिशन की वजह से लोग जब उठते हैं, तहरीकें जब उठती हैं, उन तहरीकों को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ जो है ना उन्होंने बनाया है कि जो भी बोलेगा उसको पकड़ो, उसको मारो। और अब तो इंतहा हो गई है कि 2006 के बाद तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ा था चुन कर जो सियासी वरकरान थे, अभी वो मासूमों को मारते हैं, अभी वो औरतों को मारते हैं। किस लिए? क्योंकि अब वो पागल हो चुके हैं, या शायद वो बस ख़त्म करना चाहते हैं हमें किसी ना किसी तरीके से। बलोच को इतना डराओ, इतना मेंटल टॉर्चर करो। आप ये वायलेंस जो आप देख रहे हैं, जो खूनख्वारी देख रहे हैं, इससे ज़्यादा वायलेंस है। वो मेंटल टॉर्चर किसी ने नहीं देखा है। नौजवान लड़के सो नहीं सकते रातों को अपने घरों में, कोई अपने घर में नहीं सोता है। माएँ बोलती हैं हमारे बेटे ईद में हमारे घर नहीं आए। उनके बच्चे जब उनके घर आते हैं तुरबत में, आवारान में, मशके में, तो वो माँ सो नहीं सकती है। वो माँ हैरान है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ छुपाऊं। वो स्टूडेंट जो यहाँ आपके इस्लामाबाद में पढ़ रहा होता है, वो अपने घर नहीं जा सकता। उसको इस्लामाबाद के आपके हॉस्टल के सिक्योर कमरों में भी ये डर है कि कहीं ना कहीं कोई आकर उसको पकड़ेगा। ऐसे बलोच मर्द थे जो बेचारे ईद के लिए अपने घर जा रहे होते थे, उनको रास्ते में पकड़ते थे। तो जो मेंटल टॉर्चर है उसका वो कहीं नहीं दिखेगा। हमारे लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं। इतना डराया गया है लोगों को कि लोगों ने नॉर्मल ज़िंदगी जीना ख़त्म कर दी है। आपको जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, जब मैं पंजाब की तरफ आती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ गैदरिंग्स हो रही हैं, बच्चे जा रहे हैं पार्कों में माँ बाप के साथ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन करें, जो हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती थी ना, जो हम एक साथ मिलकर बैठते थे, खुशियाँ बांटते थे, उन्होंने उसको भी तोड़ दिया है। तोड़ा इसलिए है कि जब एक मोहल्ले में 4 ऐसे घर है जिनके लोगों को जबरी गुमशुदा किया गया है, उनको बाकियों से अलग करते हैं। बाकियों को इस बात पे डराया जाता है कि अगर आप इनके घर जाएंगे तो आपके साथ भी यही होगा। इट्स नॉट जस्ट वायलेंस, हर बलूचिस्तान में वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी बयान नहीं की जाती, क्योंकि कॉलोनिज्म का एक फेज़ नहीं होता है, कॉलोनिज्म के मल्टी लेयर्स होते हैं। हमारे लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता है, हमारे लोग रोज़गार के लिए तड़प कर मर जाते हैं, हमारे लोगों को सड़कों पे मारा जाता है। वो यूरेनियम जिससे पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना है, वो वसाइल जिससे पाकिस्तान अपने खजानों को भर रहा है, उस वसाइल से भी हमें मारा जाता है। आज थोनसा में, डीजी खान में जो यूरेनियम के एटॉमिक प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कैंसर के शिकार हो चुके हैं। जिनको यकीन करें, जब गुजदार से ऐसे लोग आते हैं सिनार हॉस्पिटल में, जब मैं डॉक्टर हूँ मुझे पता है, तो उनको ऐसे कैंसर होते हैं जो नायाब है। वहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप आएँ, हम आपके रिसर्च को अमेरिका भेजेंगे। मतलब हमारे नायाब वसाइल को बेच कर उन्होंने हमें नायाब बीमारियाँ दी हैं, वो बीमारियाँ जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है लेकिन बलूचिस्तान में हैं, और उनके लिए कोई इलाज नहीं है। हमें नॉर्मल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। वो चागी जहाँ पर एटॉमिक धमाका करके पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क बना, उस चागी में एक हॉस्पिटल नहीं है जो डिसेबल बच्चों का इलाज कर सके, जो कैंसर ज़्यादा लोगों का इलाज कर सके। वहाँ पे आज भी आप हैरान होंगे, वहाँ पर नॉर्मल बच्चा पैदा करना एक औरत के लिए नागज़ीर हो चुका है। वो कंसीव नहीं कर सकती है
बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबल चेंजेस ऑफ DNA। जो रेडिएशंस वहाँ पे अभी भी जारी है, अगर कोई रिसर्चर, कोई साइंसदान हो तो वो ये बताए कि जो इरिवर्सिबल डैमेज DNA को होता है एटॉमिक अटैक के बाद, वो कितना ड्रास्टिक है। वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती है। हमारा पानी भी हमारे लिए जहर बना दिया गया, हमारी ज़मीन को हमारे लिए जहर बना दिया गया है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं मजम्मत कर सकती हूँ, लेकिन अदलिया मजम्मत नहीं कर सकती। अदलिया को एक्ट करना है, ठीक है ना। और जो सियासी पार्टियां हैं जो बोल रहे हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, अगर वो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर मजम्मत करेंगे तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। उनको कानून साजी करना चाहिए था। कानून साजी हो चुकी है, आपके आइन में है कि आफ्टर 24 आवर्स अगर किसी को आप पेश नहीं करते हैं तो वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस है। आपका आइन कहता है कि किसी भी फर्द को, चाहे वो दुनिया का सबसे मतलूब दहशतगर्द भी क्यों ना हो, उसको भी अदालत में पेश किया जाए। तो आप जिस आइन की ओत लेते हैं उसको ही इम्पोज नहीं करा सकते हैं, तो ये आपकी नाअहली है। आप जो है ना, जो अदलिया, जो सुप्रीम कोर्ट हज़ारों की तादाद में जो लापता अफराद के केसेस है उन पर फैसला साजी नहीं करा सकती, और जो फैसला, जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो रिलीज कर चुकी है उसको अमल में नहीं ला सकती है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि सारे के सारे जब हम बोलते हैं इन्वॉल्व है तो इन्वॉल्व है। अगर एक अदारा कमिट कर रहा है क्राइम्स तो दूसरे अदारे जिनका काम था कि वो ताकत को, रियासत की ताकत को बैलेंस रख सके, उसको अकाउंटेबल कर सके, वो बंदूक उसको रियासत ने दी है, तो जाहिर सी बात है उस बंदूक से चलने वाली गोली एक गोली का उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। अदलिया ने इन अदारों के खिलाफ कभी नोटिस नहीं लिया, कभी भी नहीं। और हद यहाँ तक पहुँच गई कि आपके चीफ जस्टिस भी उसमें आ गए हैं। कौमी असम्बली ने बलोच नस्ल कुशी पर कुछ नहीं कहा, बलोचों की जिबरी गुमशुदगी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कौमी असम्बली के खुद के एहलकार जो है ना जिबरी गुमशुदा होते हैं। सहाफ़ियों ने सबसे बड़ी बात की, सहाफ़ियों ने बलोच नस्ल कुशी पर अपनी आंखें बंद कर ली, उन्होंने रियासती बयानिए को आगे बढ़ाया, और आज सहाफ़ी भी बलोचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का, पाकिस्तान में ओवरऑल जिबरी गुमशुदगी का शिकार हो रहे हैं, और वो भी इस चीज़ को रोक नहीं सक रहे हैं। पुरतशद्दुद तहरीक और पुरअमन एहतजाज में से आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगी? जी बिल्कुल, हमारी जद्दोजहद हमारी ताकत है। हम ऑप्टिमिस्टिक इसलिए होते हैं, हमें ये पता है कि अदारे हमारी शायद अभी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब वो कुव्वत बढ़ेगी। जाहिर सी बात है इस मार्च से खौफसदा वो लोग इसलिए हैं क्योंकि इस मार्च को पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हासिल है। सब के सब जहाँ से ये गुजरे हैं वहाँ से जो है ना लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं, लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया है। उनका इस्तकबाल ये है कि वो हमारे बयानिए का साथ देते हैं। हम पीसफुल स्ट्रगल करते रहेंगे, और ये नहीं कि बलूचिस्तान में इससे पहले भी पीसफुल स्ट्रगल हुए हैं और पीसफुल स्ट्रगल्स को रोंदा गया है, पकड़ा गया है, लोगों को मारा गया है। हमारी यकीन और हमारे ये लोग हैं, हमारी ताकत है, और हम इसी तरह शायद उनकी तादाद हज़ारों में है लेकिन हमारी तादाद लाखों में है। हम लाखों लोगों को उनके सामने खड़ा करेंगे और पीसफुली ये डिमांड करते रहेंगे कि हम अब लाश बनने के लिए तैयार नहीं हैं। लापता अफराद के मसले के खिलाफ सिर्फ बलूचिस्तान में ही आवाज़ उठा रहे हैं जबकि बाकी सूबे खामोश हैं। आपकी राय में ऐसा क्यों है? हमारा मकसद स्टार्ट से यही था कि पाकिस्तान में मौजूद जितने अदारे हैं, ख़ासकर अगर कोई इंसानी हकूक़ का अदारा है या पार्लियामेंटेरियंस है, उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जा सके। और एक लाश जो कलात में शहजाद के नाम से गिरी, या एक लाश जो बालाच के नाम से गिरी, वो सिर्फ उस ख़ानदान की लाश नहीं थी, वो उस पूरे कौम की लाश थी। जब उसके बेटे को जो है ना अदालत में पेश करने के बाद भी उसी अदालत ने उसको इंसाफ नहीं दिया, उसको मारा गया इसमें। तो हम चाहते थे कि ये गूंज हर घर में घुसे, क्योंकि हमें पता था कि बालाच इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत से घर हैं जो इस जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। जब हम वहाँ से निकले थे हमारे पास एक ही चीज़ थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि बलोच अवाम जिस खौफ और डर से उन्हें मगलूब किया गया है, जिस तरह उन्हें डराया गया है, वो कभी हमारा इस तरीके से साथ देगी। हम इसलिए निकले थे कि अगर इस तहरीक में हम 10 भी मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज़ को हिम्मत दे सकें, उनको ला सकें, तो ये हमारी जीत होगी। और उस वक्त भी हमारे पास इतना ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह हमारा मेन मकसद हमारी आवाम को इकट्ठा करना था, हमारी आवाम को मोबिलाइज़ करना था। और ख़ासकर जब हम इस्लामाबाद आए तो एक चीज़ जो हमने सुनी और हमने देखी एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कि हमेशा से बलोच, पश्तून, सिंधी, मुहाजिर सबका मसला अलग अलग करके यही बताया गया है कि सब बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस बयानिए के ख़िलाफ़ निकले थे। हम निकले थे कि बलोच ने 1971 में कहा था कि जिस तर्ज से ये
हुकूमत चलाई जा रही है वो तर्ज हुकूमत सही नहीं है। उसने उस वक्त भी अदारों की खुद मुख्तार होने की तहरीक चलाई थी, और आज हम पूरे इस्लामाबाद में बैठकर एक तो इंटरनेशनली और दूसरा नेशनली हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं और सबको ये दिखाना चाहते हैं कि जिन अदारों की वो पासबानी की दुआएं करते हैं उन अदारों की गलतियों का भी उनको होना चाहिए कि वो किस तरह, गलतियां नहीं हैं, ब्लेंडर्स हैं वो, और वो मुसलसल ये कर रहे हैं। इसकी संजीदगी का आलम ये देखें कि 35वां दिन है आज यहाँ हम बैठे हैं और अब भी 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद इन्होंने अबडक्ट किए हैं। ठीक है, मतलब वो उस पॉलिसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब अगर हम इनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, तो अब ये शायद बलोच का नहीं, यहाँ आबाद जितनी कौमियतें हैं उन सब की मिलकर आवाज़ जो है ना फाशिस्ट और जो अदारे हैं उनको रोक सकते हैं। थैंक यू। अगेन आपकी कोई उम्मीद है उनसे? नहीं, बलोच होने की कोई उम्मीद नहीं है। मसला ये है कि चीफ जस्टिस बलोच हो या ना हो उसका इख्तियारदार होना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर बलोच हो या ना हो उसका इख्तियारदार होना ज़रूरी है। इससे पहले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हम उनके साथ भी बैठे, उनकी कमेटी भी बनी, हमने उनकी यकीनदहानी पर भी अपने धरना ख़त्म किया। उससे पहले इमरान खान भी बैठे, आसिफ अली जरदारी, जितनी भी टॉप की सियासी जमातें हैं ना सबके साथ हम लोग बैठे हैं और सबकी जो बेख्तियार होने के सबूत वो तारीख में गवाह हैं। तो बलोच होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जिस ओहदे में बैठे हो क्या आप उसका इख्तियार रखते हो, जो ओथ आपने लिया है प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कि आप हर शहरी के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करोगे, क्या आपने उस हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की है? और जो आप चीफ जस्टिस बने और आपने इंसाफ का इतना बड़ा वादा किया है, वो कोट जो आप पहनते हो, वो आपने जो एक ब्लैक पट्टी बांधी हुई है अपने कोट के सामने कि मैं इंसाफ को पलड़े को तोलूंगा, क्या बलोचों की हज़ारों लाशें भी उस इंसाफ के पलड़े पे बारी नहीं है? क्या वो हज़ारों लाशें भी आपके इंसाफ के पलड़े को हिला नहीं रही हैं? अगर वो हिला नहीं रही है तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि रोडों को सीधा करने का, रोड में ट्रैफिक बंद करने का सुमोटो नोटिस लेना और इतनी बड़ी नस्ल कुशी पर जो है ना आपकी खामोशी इख्तियार करना आपके बेख्तियार होने की सबसे बड़ी दलील है?